तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 1 है गद्य खंड का, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका हम लोग पूरा लेखक परिचय का याद रखने का ट्रिक देखेंगे। ठीक, पूरा लेखक परिचय जितना भी हो गया ना, लेखक परिचय में पूरा A to Z का याद रखने का ट्रिक देखने सीखेंगे। ठीक, हम आपसे वादा करते हैं कि इस एक वीडियो को देख लेने के बाद, इस पूरा ट्रिक को देख लेने के बाद आपका एक भी प्रश्न लेखक परिचय से नहीं छूटेगा। ठीक, A to Z आपको ट्रिक समझ में आ जाएगा, एक भी प्रश्न लेखक परिचय से नहीं छूटेगा। ठीक, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कॉन्सेंट्रेट होकर, क्योंकि इस वीडियो में जो ट्रिक बताया गया है दमदार ट्रिक बताए हैं। अब A to Z आपको लेखक परिचय, रचना, लेखक परिचय में रचना, लेखक का जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, इनकी प्रमुख रचनाएं और भी इनके बारे में जो है, इनका जन्म, मृत्यु, इनका मैट्रिक पास कब किए थे, इनका जो प्रेरक व्यक्ति हैं सभी का, अगर आपसे याद नहीं होता है तो इस सभी का याद रखने का ट्रिक बता देंगे। A to Z जितना भी इनके बारे में किताब में दिया गया है ना, सभी का याद रखने का हम आज आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं। इस ट्रिक से आपको एकदम हमेशा याद रहेगा। आपको बस थोड़ा कभी कभी रिवाइज करना पड़ेगा, बस आपको एकदम हमेशा याद रहेगा। ठीक, अगर इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो फिर आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। ठीक, तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए ट्रिक को देखते हैं। देखिए, पहला है कि चैप्टर 1 है जाति प्रथा। ठीक, देखिए हमारा प्रथम चैप्टर है, प्रथम पाठ, जिसका नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है? संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। तो देखिए, लेखक का नाम तो आपको याद ही होगा कि जाति प्रथा के लेखक कौन है? अम्बेडकर जी। यदि नहीं याद हो रहा है तो आप इसे भी याद कर सकते हैं कि देखिए, जातिवाद किनके साथ हुआ था? तो अम्बेडकर जी के साथ जातिवाद हुआ था। ठीक, जातिवाद किसके साथ हुआ था? तो अम्बेडकर जी के साथ जातिवाद हुआ था, इसलिए जातिवाद के लेखक कौन हो जाएंगे? अम्बेडकर जी हो जाएंगे। ठीक, जाति प्रथा किसके साथ हुआ था? तो अम्बेडकर जी के साथ हुआ था, जातिवाद के लेखक हो जाएंगे अम्बेडकर जी। या फिर ये तो सबको याद रहता है कि संविधान का जनक कौन है? अम्बेडकर जी। तो बच्चे को पता रहता है, तो फिर इसका कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। संविधान का जनक कौन है? तो अम्बेडकर जी। बच्चे को पता रहता है। और आपको चैप्टर 1 के लेखक श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा यानी कि जातिवाद किसके साथ हुआ था? तो अम्बेडकर जी के साथ हुआ था, इसलिए जातिवाद के लेखक अम्बेडकर जी हो जाएंगे। ठीक, आगे देखिए, आगे आप बढ़िया दमदार ट्रिक बताएंगे। ठीक, ये तो ट्रिक में कोई दम नहीं था, अब बढ़िया ट्रिक बताएंगे आगे। ठीक, अब देखिए, पहला संविधान के जनक कौन है? तो डॉक्टर अम्बेडकर जी। ठीक, तो ये तो बच्चे को पता रहता है देश का कि संविधान के लेखक यानी कि जनक अम्बेडकर जी हैं। अब देखिए अगला है, अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक, तो पहले इसको याद कैसे करेंगे? इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है देखिए, समझिए। ट्रिक है कि जो व्यक्ति 18 साल में 91 किलो का हो जाता है वही भीम होता है, बलशाली होता है। तो इनका नाम क्या है? देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि भीमराव नाम है। ठीक, भीमराव नाम है, तो भीमराव। देखिए, तो भीम यानी कि भीम कौन था? भीम बलशाली आदमी था, कर्ण अर्जुन का भाई। वहाँ महाभारत में भीम एक बलशाली आदमी थे। यानी कि जब व्यक्ति 18 साल में 91 kg का हो जाता है ना, तो भीम बन जाता है। ठीक, 91 kg का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? भीम बन जाएगा, यानी बलशाली बन जाएगा। 18 साल में 91 kg का कहिएगा सर, ये तो ईस्वी सन याद करने का ट्रिक है। डेट कैसे याद रखेंगे? तो डेट करने का भी याद रखने का ट्रिक बताते हैं। देखिए, पहले क्या है? 14 अप्रैल 1891। सन कैसे याद रखेंगे? तो जब कुछ नाम है, इनका नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर, यानी कि भीम। तो जब व्यक्ति 18 साल में 91 kg का हो जाएगा, 18 साल में खा पी के 91 kg का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? भीम बन जाएगा, बलशाली बन जाएगा। यानी कि 18 साल में 91 kg का हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? भीम बन जाएगा, बलशाली बन जाएगा। और इसका डेट कैसे याद रखेंगे? तो डेट याद रखेंगे। देखिए, 14 अप्रैल है 1891। तो देखिए, पहले जब आप अभी 10 में पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी 15 साल होगा, याद रखेगा। आप जब 9वां में थे 14 साल तक, तो 14 साल तक व्यक्ति कोई काम धाम नहीं करता है, कोई उसके पास ऐसे बोर्ड का भी परीक्षा नहीं होता है, 9th तक कोई भी पढ़ाई पे हुई उतना ध्यान नहीं देता है, कोई काम धाम नहीं करता है, ऐसे ही पड़ल रहता है घर पे। क्या करता है? पड़ल रहता है। ठीक, पड़ल रहता है घर पे। क्या कर रहता है? पड़ल रहता है घर पे। कहीं जाता हुआ तो नहीं है, मतलब कि घूमता है, घर पे पड़ा रहता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई करता है, उतना मतलब कि जिम्मेदारी नहीं रहता 14 साल की उम्र तक। यानी कि जब आप 15 साल हो गए हैं, यानी कि मैट्रिक में आ गए हैं, तो मैट्रिक में आ गए हैं तो आपको पता होगा कि बोर्ड का परीक्षा आ रहा है मैट्रिक में, इसलिए आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन जब तक व्यक्ति 14 साल का रहता है, देखिए
जब तक आप 14 साल के थे तो आप ऐसे ही घर पे पढ़ा रहते थे, ठीक। लेकिन जैसे ही आप 15 साल के हो गए, यानी कि मैट्रिक में आए, तो आप थोड़ा सीरियस हो गए हैं पढ़ाई के प्रति, अब थोड़ा जिम्मेदारी भी आ गया है। तो देखिए 14 साल तक क्या रहते हैं, घर पे पढ़ा रहते हैं, घर पे पढ़ा रहते हैं, यानी कि घर पे पढ़ा रहते हैं। तो इसे याद रखिएगा, 14 साल की उम्र में घर पे क्या रहते हैं, पढ़ा रहते हैं, यानी कि अप्रैल, 14 अप्रैल, अप्रैल अप्रैल, देखिए रा के यहाँ से हटाइए, यहाँ आ लगा दे, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल, ठीक। पढ़ा रहा 14 साल की उम्र तक आदमी पढ़ा रहता है घर पे। देखिए 14 साल की उम्र तक आदमी घर पे पढ़ा रहता है, यानी कि 14 अप्रैल, अप्रैल यानी कि अप्रैल, 14 अप्रैल, ठीक। याद रखने का ट्रिक समझ गए कि 14 साल की उम्र तक घर में मतलब आदमी जो आप हैं बच्चे घर पे क्या रहते हैं, ऐसे ही पढ़ा रहते हैं, यानी कि 14 अप्रैल पढ़ा रहते हैं, अप्रैल अप्रैल यानी कि 14 अप्रैल, 14 अप्रैल, 14 साल की उम्र तक क्या घर पे पढ़ा रहते हैं, तो 14 अप्रैल, अप्रैल, ठीक। और देखिए और ईस्वी कैसे याद रखेंगे, 14 साल की उम्र तक तो घर पढ़ा रहता है, लेकिन जैसे ही 15 साल का होता है तो मैट्रिक में पहुंचता है, मैट्रिक में पहुंचते ही पढ़ना शुरू कर देता है, थोड़ा सीरियस हो जाता है, और फिर सीरियस होकर अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ना शुरू कर देता है, भीम के बारे में पढ़ना शुरू कर देता है। 14 से लेकर के 18 साल तक पढ़ता है, 18 साल तक भीम के बारे में, 14 से लेकर के 19 साल तक, ठीक, 19 साल तक पढ़ता है, और जैसे 18-19 साल तक भीम के बारे में पढ़ता है, और फिर 18 साल में 91 kg का हो जाता है और भीम के समान बन जाता है, ठीक। तो देखिए 14 साल तक व्यक्ति का बच्चे घर पे ऐसे पढ़ रहते हैं, यानी कि 14 अप्रैल, लेकिन फिर भीम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, और फिर खा पी के दम बरियार होकर काम धाम करके अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके 18 साल की उम्र में 91 kg का हो जाते हैं तो भीम बन जाते हैं, ठीक। भीम बन जाते हैं जब 18 साल की उम्र में 91 kg का हो जाते हैं तो भीम बन जाते हैं, ठीक। तो इसे याद रखिएगा 1891, ठीक। तो समझ गए, फिर से समझाते हैं। देखिए 14 साल तक व्यक्ति क्या घर पर पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, यानी कि अप्रैल, 14 अप्रैल, ठीक, अप्रैल 14 तक घर पे पड़ा रहता था, 14 अप्रैल। और फिर जब व्यक्ति समझदार हो जाता है 15 साल में, भीम के बारे में पढ़ना शुरू कर देता है, तब भीम के बारे में पढ़कर 18 साल की उम्र में 91 kg का हो जाता है और भीम बन जाता है, ठीक। तो 18 साल की उम्र में 91 kg का बन जाइएगा तो आप भी भीम बन जाइएगा, ठीक। तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891, ठीक, याद हो गया। 14 kg जब 14 साल का व्यक्ति रहता है तब वैसे ही घर पे पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही 18 साल का होता है तो 91 kg का होकर भीम के समान हो जाता है, एकदम बलशाली हो जाता है, ठीक। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल, यानी कि 14 साल तक आप ऐसे ही घर पे पड़ा रहते थे, 14 अप्रैल, 14 साल तक तो आप ऐसे ही घर पे पड़ा रहते थे, ठीक। लेकिन जैसे ही आप 15 साल का हुए, मैट्रिक में आए, फिर भीम के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए, और 18 साल की उम्र में 91 kg का हो गए, भीम के बारे में पढ़कर आप भीम बन गए, ठीक। 18 साल की उम्र में 91 kg का होकर भीम बन गए, ठीक। अब अगला देखिए, इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक, दलित परिवार में हुआ था। अब कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू में, ठीक। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, 14 अप्रैल 1891 में इसका जन्म हुआ, कैसे ये तो याद हो गया। अब मध्य प्रदेश का महू में हुआ, ये कैसे याद रखेंगे, तो देखिए पहले मध्य प्रदेश को याद कैसे रखेंगे, तो देखिए 14 से लेकर के 18 साल की उम्र में, जैसे देखिए आप 14 साल तक क्या थे, ऐसे ही घर पे पड़े रहते थे, लेकिन 18 साल की उम्र में बलशाली 91 kg का होकर भीम के समान हो गया, भीम, यानी कि 14 से 18 के मध्य में आपने क्या किया, भीम के बारे में पढ़ाई किया, यानी कि भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ाई किया, इनके बारे में जाना था। 14 से 18 यानी कि 14 साल तक तो ऐसे ही घर पर पड़ल थे, लेकिन 14 अप्रैल हो गया, लेकिन उसके बाद इनके बारे में पढ़ना शुरू किए 14 से 18 तक, और 18 साल में 91 kg का होकर भीम के समान हो गए, ठीक। तो भीम के समान 14 साल में 91 kg का हो, 18 साल में 91 kg का होकर भीम के समान हो गए, तो यानी कि 14 अप्रैल 1891। अब कैसे याद रखें, देखिए 14 से 18 साल के मध्य में आप इनके बारे में पढ़े ना, तो 14 से 18 के मध्य में, यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य में यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक, मध्य प्रदेश में, ठीक, मध्य प्रदेश यानी कि मध्य में आप पढ़ना शुरू किया, 14 से 18 के मध्य में इनके बारे में पढ़ना शुरू किया। फिर से समझिए, पहले 14 साल तक एफसी घर पे पड़ा रहते थे, 14 अप्रैल, जब 18 साल के हुए तो 91 kg का होकर भीम के समान हो गया, 18 साल में 91 kg का हो जाएगा तो भीम के समान हो जाएगा, तब 14 अप्रैल 1891 हो गया। अब 14 से 18 साल के बीच में ना आप इनके बारे में पढ़े, भीम के बारे में पढ़े था ना, 91 kg का होकर भीम के समान हुए, यानी कि 14 से 91 18 के मध्य, 14 से 18 के मध्य, यानी कि मध्य प्रदेश, MP, ठीक, मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक। अब मध्य प्रदेश यानी 14 से 18 के मध्य में आप इनके बारे में पढ़ें, तो इसलिए मध्य प्रदेश, ठीक। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, 14 से 18 के मध्य में भीम के बारे में पढ़ें, इसलिए मध्य प्रदेश। और देखिए इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, इसे क्या कैसे याद रखेंगे, तो देखिए
जब भी आप मान लीजिए कि बाज़ार में जा रहे थे ऐसे, अब कोई किडनैपर आपको किडनैप करने आ रहा है, या फिर कोई चोर आपका कोई पर्स या कोई चोरी करना चाहता है, तो फिर क्या उसको चोरी करने से कौन रोकता है? संविधान आपको कहता है मैं हूँ संविधान। जैसे ही कोई चोरी करने का सोचता है तो फिर पता चलता है कि नहीं, संविधान में लिखा है चोरी एक अपराध है, चोरी करने से जेल हो जाएगा, यानी कि संविधान आपको बचा लेता है। तो आप कहते हैं कि कौन बचाया? तो संविधान कहता है मैं हूँ। जैसे मान लिया जाए कि आपका कोई किडनैप करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसको पता चले कि पुलिस आकर धार लेगा संविधान के अनुसार, तो कोई किडनैपिंग करना गुनाह है, तो आप कहिएगा कि हमको किडनैप करने वाला था, हमको कौन बचाया? तो संविधान आकर कहता है मैं हूँ, मैं बचाने वाला हूँ, मैं हूँ, मैंने बचाया तुम्हें। क्योंकि संविधान में लिखा है कि किडनैपिंग क्या है? अपराध है, आपको किडनैप कोई नहीं कर सकता है। क्या संविधान आके कहता है मैं हूँ, मैं बचाया हूँ, मैं हूँ। तो संविधान के लेखक महू। तब महू में इनका जन्म हुआ था। तब संविधान आके कहता है मैं हूँ ना, तब संविधान के लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? तब महू में। ठीक, तब याद हो गया। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश का महू में हुआ था संविधान के लेखक का जन्म। महू, संविधान आके कहता है ना मैं हूँ, मैंने तुम्हें बचाया, मैं हूँ। जब आप पर कोई गुनाह, मतलब आप पे कोई संकट आता है, या फिर कोई आपसे किडनैपिंग करना चाहता है, कोई आपको चोरी करना चाहता है, कोई आपको मारना चाहता है, तो पुलिस उसको धर लेता है आके। संविधान, पुलिस यानी कि संविधान, पुलिस को कौन कंट्रोल करता है? संविधान। तो आप कहते हैं कि पुलिस को किसने भेजा, कौन बचाया मुझे? तो संविधान ये कहता है मैं हूँ, मैंने बचाया, मैं हूँ, यानी कि संविधान मैं हूँ, महू। संविधान के लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 14 से 18 साल को उम्र में आपने इनके 14 से 18 साल के मध्य में आपने इनके बारे में पढ़ा था, इसलिए मध्य प्रदेश में, क्योंकि संविधान के लेखक है। ठीक, संविधान आपको आके बचा लेता है, तो आप पूछते हैं कौन बचाया? तो मैं हूँ, यानी कि महू में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? एक दलित परिवार में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए 14 से 18 साल की उम्र में 14 साल की उम्र में तो ऐसे आप घर पर पड़ा रहते थे, लेकिन 18 साल की उम्र में 91 kg का कैसे होइएगा? खाना खाइएगा तो ना जी। 18 साल की उम्र में आप 91 kg का कैसे होइएगा? खाना खाइएगा, तो खाना किससे खाइए? 14 साल की उम्र में 91 kg का हो गया, यानी कि खाना खाइए, तो खाना किससे खाएंगे? तो दांते से ना खाएंगे, दांत से खाएंगे ना, दांते से ना खाएंगे। खाना किससे खाएंगे? तो दांते से ना खाएंगे। ठीक, दांते से ना खाएंगे। तो ठीक, इसे याद रखेगा, दांत। ठीक, 14 साल की उम्र में तो ऐसे ही घर पे पड़ा रहते थे, लेकिन 18 साल की उम्र में क्या हुआ? 91 kg का हो गया, यानी कि खूब खाना खाए होंगे। 14 से 18 साल के मध्य में आपने अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा, इसलिए मध्य प्रदेश में आप पे कोई आ जाता है, संकट आता है, तो संविधान आके बचा लेता है, कहता है मैं हूँ, तो महू में। अब देखिए 14 से 18 साल का आपने दांते से न खाया होगा, दांते से न खाया होगा। ठीक, दांते से न खा के 91 kg का हो गया। ठीक, 14 साल की उम्र में तो आप ऐसे ही पड़ा रहते थे, लेकिन 18 साल की उम्र में 91 kg का हो गए, यानी कि आप दांत से खाए होंगे। दांत, दलित, खाली ला लगा दीजिएगा तो दलित। ठीक, दांत, दलित, दांत से दलित याद रखिएगा। ठीक, दांत, दलित, दांत लिख के उसको ली कर दीजिएगा यहाँ पर, तो दलित हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ऐसे देखिए दांत लिख देंगे, यहाँ पे पाए हो जाएगा। दांत लिख दिए, यानी कि दांते से ना आप खाए होंगे, इतना 91 kg का हो गया 18 साल में। फिर यहाँ ला लिख के दलित। ठीक, दलित में हुआ था। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, दलित परिवार में हुआ था। तो फिर से समझिए पूरा A to Z। जब व्यक्ति 14 साल का होता था, घर पे ऐसे ही पड़ा रहता है, यानी कि 14 अप्रैल, लेकिन जब वो भीम 14 के बाद अम्बेडकर जी के बारे में, भीम के बारे में पढ़ना शुरू करता है, और 18 साल की उम्र में 91 kg का जब वो हो जाएगा ना, तब भैया वो भीम कहलाएगा। जब आप 18 साल की उम्र में 91 kg का हो जाएगा, तब भैया आप भीम कहलाइएगा। भीम कहलाने के लिए 14 साल की उम्र में 91 kg का हो जाएगा, तो भीम कहलाएगा। ठीक, लेकिन आपने 14 से 18 के मध्य में, 14 से 18 साल के मध्य में इनके बारे में, भीम के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तब इसलिए मध्य प्रदेश में। लेकिन मान लिया जाए अब 14 से 18 साल के मध्य में इनके बारे में पढ़ना शुरू किए थे, लेकिन आप पे कोई संकट आ गया, आपको कोई चोरी करना चाहता था, आपको कोई मारना चाहता था, तो पुलिस आके उसे पकड़ के ले जाता है, आपको बचा लेता है। तो पुलिस को किसने भेजा? संविधान ने। तो संविधान है कहता है मैं हूँ। आप कहते हैं किसने बचाया? तो संविधान है कहता है मैं हूँ, मैंने बचाया था। महू में हुआ था संविधान कहता है मैं हूँ, यानी कि संविधान के लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू में। ठीक, और आप 14 से 18 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में तो ऐसे घर पे पड़ा रहते थे, लेकिन 18 साल की उम्र में 91 kg का होने के लिए खाना खाना पड़ेगा ना। 18 साल की उम्र में 91 kg का होइएगा, कैसे खाना खाइएगा? तो खाना खाएंगे किससे? दांत से, तो दांत से दलित। ठीक, दांत से क्या हो जाएगा? दलित।
दलित। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आगे चलिए, आगे ऐसी A to Z आपको समझा देंगे, A to Z एकदम ट्रिक के साथ याद करा देंगे। ठीक, अगला है दलित को भी मोची कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा मोची जाति में होगा। ठीक, ये इसका कोई ट्रिक थोड़ी ना होगा। दलित जाति या फिर मोची याद मत कीजिए, ये हटा ही दीजिए, छोड़िए। इनका जात क्या था? दलित। ठीक, याद रखिएगा इनका किस जाति में, दलित परिवार में जन्म हुआ था। ठीक, इनके माता का नाम देखिए, इनके माता का नाम था भीमाबाई या इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखने का समझिए ट्रिक क्या है। देखिए, कभी आप सुने हैं कि पिता माता होता है? पिता माता, पिता माता, पिता माता, कभी सुने हैं? नहीं ना, हमेशा सुनते हैं माता पिता, माता पिता। जब भी आप सुनेंगे तो पहले माता जी आएंगे, उसके बाद पिताजी आएंगे। पहले माता जी, उसके बाद पिताजी। या फिर आप भगवान के नाम भी देख लीजिए तो पहले सीताराम होता है, कि राम सीता का भी होता है? नहीं, सीताराम। तो यानी पहले सीता माता आते हैं, उसके बाद राम भगवान आते हैं, यानी कि पहले माता उसके बाद पिता। जब भी आप देखिएगा ना तो पहले लिखाता है माता, उसके बाद पिता, माता पिता लिखाता है। ठीक, कभी पिता माता नहीं लिखाता है। ठीक, हमेशा माता पिता लिखाता है, यानी कि पहले माता का नाम आएगा, उसके बाद पिता का नाम आएगा। ठीक, तो देखिए इनका नाम क्या? भीमराव अम्बेडकर जी के। देखिए आप समझाते हैं, ब्लैक पेज पे जाके देखिए। अम्बेडकर जी का नाम भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर। ठीक, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। देखिए भीम से याद रखिएगा भीमाबाई। ठीक, भीमाबाई इनके माता जी का कई नाम था। पहले देखिए डॉक्टर को किसी का नाम है तो पहले क्या है? भीम। तो पहले आते हैं माता का नाम, उसके बाद पिता होता है ना जी। पहले आते हैं माता, देखिए पहले आते हैं माता, उसके बाद आते हैं पिता। ठीक, पिता। तो पहले क्या है? भीम। तो भीमाबाई हो जाएगा माता का नाम, भीमाबाई माता का नाम हो जाएगा। ठीक, भीमाबाई माता का नाम हो जाएगा। फिर कहते हैं राव, यानी कि राम, भीमराव। तब रामजी सकपाल, यानी कि राम किसका हो जाएगा नाम? राम जी किसका नाम हो जाएगा? पिताजी का नाम। ठीक, तो पहले भीम, यानी कि भीम से भीमराव अम्बेडकर नाम है, भीमराव अम्बेडकर नाम है। तो भीम से हो जाएगा भीमाबाई इनके माता का नाम, और राम से हो जाएगा राम पिता का नाम। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। भीम से इनके माता का नाम भीमाबाई, राम से इनके पिता का नाम रामजी सकपाल। ठीक, तो राम जी खाली याद रखेंगे ना, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव राम जी। ठीक, भीमराव अम्बेडकर समझ गए। देखिए इनके माता का क्या नाम था? भीमाबाई। इनके माता का नाम था भीमाबाई, क्योंकि इनका नाम में पहले क्या आता है? भीमराव, फिर उसके बाद राम आता है, पहले भीम आता है। तो भीम से भीमाबाई, पहले माता का नाम होता है, उसके बाद राम से भीमराव अम्बेडकर होता है ना, तो राम से रामजी सकपाल। तो राम जी किनका नाम था? इनके पिताजी का नाम था। ठीक, तो पहले माता जी का नाम आता है, पहले माता उसके बाद पिता होता है, माता पिता होता है। तो पहले माता से पहले भीम, तो भीमाबाई इनका नाम था माता का नाम, फिर भीमराव अम्बेडकर था। तो राम से रामजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था। ठीक, अब देखिए इनके पत्नी का नाम था रमाबाई। ठीक, रमाबाई के बारे में उतना नहीं पूछा था, लेकिन इसे भी याद रखेगा ना। इनके पिताजी या पत्नी का नाम सेम था। ठीक, भीम से भीमाबाई, राम से रामजी सकपाल और रमाबाई। ठीक, राम से रामजी सकपाल और रमाबाई। इनके पिताजी का रामजी और रमाबाई, भीमराव। पहले भीम से पहले माता जी को प्रायोरिटी मिलेगा, इसलिए पहले भीम से माता जी, उसके बाद राम से इनके पिताजी और इनकी पत्नी, राम से रामजी सकपाल इनके पिताजी और रमाबाई पत्नी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। भीमराव, पहले भीम से भीमाबाई, इनकी माता का नाम था, भीम का माता का नाम था भीमाबाई, और भीमराव फिर इनका नाम है भीमराव राम। तो भीमराव अम्बेडकर का पिताजी का नाम था रामजी, भीमराव यानी कि रामजी। भीम से भीमाबाई, राम से रामजी। ठीक, और इनके पत्नी का नाम था रमाबाई। तो राम से ही याद रखेगा रमाबाई। इनके समझिए ना कि इनके पिताजी और इनके पत्नी का नाम लगभग सेम था। ठीक, अब देखिए इनका विवाह हुआ था 1906 में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था ना, पहले के ज़माने में आदमी का 6 साल की उम्र में छोटा बाल विवाह चलता था, 6 साल की उम्र में विवाह करा दिया जाता था। लेकिन अम्बेडकर जी संविधान में खुद लिखे हैं कि 18 साल से प्लस विवाह कर सकते हैं व्यक्ति। 18 साल से प्लस हो गए तब वही विवाह कर सकते हैं, यानी कि 19 साल। तो 1906 में, ठीक, याद रखेंगे 1906 में। कैसे याद रखेंगे? पहले बाल विवाह चलता था। अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 1800 ईस्वी में, 1891 में होता। 1800 उस समय क्या चलता था? बाल विवाह चलता था, यानी कि 6 साल में आदमी का विवाह हो जाता था, लड़का या लड़की हो, 6 साल में विवाह हो जाता था। लेकिन अम्बेडकर जी 19 साल में किए, कहे कि हम संविधान में खुद लिखे हैं कि 18 प्लस कर सकता है, तो हम 19 साल में करेंगे। तो 1906 में। ठीक, ये सब ट्रिक है। ठीक, समझिए अम्बेडकर जी कहें हम बाल विवाह नहीं करेंगे,
क्योंकि हम खुद संविधान में लिखे हैं कि 18 प्लस ही कर सकता है 19 साल वाला, तो इसलिए हम 19 में करेंगे, यानी कि 1906 में। ठीक, पहले बाल विवाह में चलता था कि 6 साल की उम्र में व्यक्ति का विवाह हो जाता है, लेकिन अम्बेडकर जी कहें कि नहीं 19 साल में होगा, संविधान में लिख दिए कि 19 साल में होगा, 18 प्लस होगा, इसलिए 1906। ठीक, इनका विवाह कब हुआ था? 1906 में। किससे हुआ था? तब भीम से हो जाएगा भीमाबाई इनकी माता का नाम, राम से हो जाएगा राम जी इनके पिता का नाम, तथा रमाबाई, राम से रामाबाई, रामाबाई इनकी पत्नी का था, मतलब रमा से रमाबाई हो जाएगा इनकी पत्नी का नाम। ठीक, अब देखिए इनका मैट्रिक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे विवाह कब हुआ था। तो देखिए पहले बाल विवाह चलता था तो 6 साल की उम्र में विवाह हो जाता था, लेकिन अम्बेडकर जी कहें कि नहीं 18 प्लस कर सकता है, यानी 19 साल वाला ही कर सकता है, 18 प्लस संविधान में लिख दिए हैं, इसलिए 1906। ठीक, अब देखिए मैट्रिक पास किए थे 1907 में, इसे कैसे याद रखेंगे? मैट्रिक पास कब 1907 में किए थे। देखिए व्यक्ति को, आप ही मैट्रिक में है, मैट्रिक पास करने के लिए सप्ताह में 7 दिन 19 घंटा पढ़ाई करना पड़ता है, 24 में से 19 घंटा पढ़ाई करना पड़ता है, सप्ताह में 7 दिन 19 घंटा पढ़ाई करना पड़ता है, इसलिए 1907, बीच में सुना लगा दे 1907। ठीक, फिर से समझिए, मैट्रिक पास करने के लिए 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन होता है ना, 7 दिन आपको 24 में 19 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, इसलिए 1907 में। ठीक, 1907 में इनका जन्म हुआ था। ठीक, सॉरी मैट्रिक पास किए थे 1907 में, मैट्रिक पास किए थे। ठीक, इनका विवाह कब हुआ था? तो विवाह, पहले के बाल विवाह चलता था कि 6 साल में विवाह हो जाता था इंसान के, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, संविधान में लिख दिया सीधा सीधे 18 प्लस ही कर सकता है, 18 प्लस यानी कि 19 साल का। ठीक, तो 1906 में इनका विवाह हो गया था। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इतना। अब आगे चलिए, आगे है इनका 3 प्रेरक व्यक्ति थे। 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? पहला थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इसे कैसे याद रखेंगे? ठीक, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए भीमराव अम्बेडकर जी थे ना, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। क्या थे? बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो बुद्धिमान यानी कि बुद्ध, बुद्धिमान से बुद्ध। एक वीर व्यक्ति थे, वीर थे, बुद्धिमान थे, वीर थे, यानी वीर से कबीर। ठीक, वीर से कबीर था। ठीक, अम्बेडकर जी बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान थे, इसलिए बुद्ध, एक वीर थे, स्वतंत्रता सेनानी में, स्वतंत्रता में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, यानी कि वीर थे, इसलिए कबीर। और फिर लेकिन बुद्धिमान भी थे, वीर भी थे, लेकिन फूल के समान थे, यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति थे, यानी कि उनका आवाज़ दम फूल के समान मधुर था, उनका दम दिनचर्या, उनका आचरण दम फूल के समान दम कोमल था, यानी कि आप उनसे बात करते हैं ना तो दम यानी कि उनका आचरण फूल के समान कोमल था, इसलिए फूले। ठीक, फूले, समझ गए। अम्बेडकर जी एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो बुद्धिमान से हो जाएगा बुद्ध, बुद्धिमान। एक वीर थे यानी कि कबीर, और फिर लेकिन उनका आचरण था फूल के समान कोमल था, यानी कि उनका आचरण फूल के समान कोमल था, यानी कि किसी का बुरा नहीं चाहते थे, सबका भला चाहते थे। ठीक, तो इसलिए फूल के समान कोमल हो जाएगा, यानी फूले। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कौन कौन है। तब बुद्धिमान थे, वीर थे, तथा फूल के समान उनका आचरण था, यानी फूल के समान कोमल थे, तब फूले। तो बुद्धिमान से बुद्ध, वीर से कबीर और फूले, फूल से फूले। ठीक, अब देखिए इनका प्रथम भाषण का सम्मेलन 1936 में हुआ था लाहौर में। ठीक, इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए प्रथम भाषण कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था लाहौर में। ठीक, उस समय 1936 का समय पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो उस समय लाहौर भी भारत में ही था। ठीक, अब तो लाहौर पाकिस्तान में है, तो उस समय लाहौर ही भारत में था, इसलिए 1936 में लाहौर में इनका क्या हुआ था? भाषण हुआ था। ठीक, तो देखिए प्रथम भाषण कैसे याद रखेंगे? देखिए 1936 में प्रथम भाषण हुआ, कैसे याद रखेंगे? तो देखिए पहले के व्यक्ति ना, पहले के जो व्यक्ति थे, अम्बेडकर जी तो पहले के व्यक्ति हैं, बूढ़े। देखिए पहले के व्यक्ति थे ना, 36 साल की उम्र में ही भाषण देते हैं, यानी कि 36 साल की उम्र में उन्हें लगता था कि हाँ हम थोड़ा 36 साल की उम्र में हो गए हैं, यानी कि जवान हो गए हैं, आप स्वतंत्रता सेनानी में कूद सकते हैं, स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ भाषण देते थे। जैसे ही 36 साल के व्यक्ति हो जाते थे तो अंग्रेज़ों के खिलाफ भाषण देना स्टार्ट कर देते थे स्वतंत्रता के लिए। लेकिन आजकल के तो बच्चा क्या है, 19 साल में भाषण देना आरम्भ कर देता है, स्वतंत्रता के लिए नहीं, ऐसे बकवास के लिए भाषण आएगा, आप भाषण देना आरम्भ कर देगा, यानी कि अब 19 साल में भाषण देना प्रारंभ कर देता है 19 साल के बच्चा है। लेकिन पहले जब वो 36 साल का हो जाता, 35-36 साल का हो जाते थे, तब वो अंग्रेज़ों के खिलाफ भाषण देना शुरू कर देते थे और स्वतंत्रता सेनानी में कूद जाते थे पहले के व्यक्ति, यानी कि 36 साल में वो भाषण देना स्टार्ट करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन अब तो 19 साल के व्यक्ति भाषण दे देता है, आके भाषण दे देगा, या फिर आपसे कोई बड़े होंगे 19 साल के, वही आके आप भाषण सुना देते हैं। ठीक, तो भाषण आके दे देता है, तो समझ गए। पहले 36 साल के व्यक्ति भाषण देते थे, लेकिन अब 19 साल के भाषण देते थे, इसलिए 1936 में इनका पहला भाषण हुआ था। ठीक, तो इनका पहला भाषण 1936 में हुआ था, कहाँ? लाहौर में। ठीक, अब देखिए अगला है विख्यात भाषण द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक, इनका विख्यात भाषण है द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। इसे कैसे याद रखेंगे? इनका विख्यात भाषण द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए
जहाँ भी देखिए ना कास्ट, देखिए द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, पढ़िए विख्यात भाषण लिखा हुआ द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए अंतिम में देखिए कास्ट, कास्ट यानी कि जातिवाद, जातिवाद के लेखक कौन है? अम्बेडकर जी था। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट किसने का भाषण के रचयिता कौन हो जाएगा? अम्बेडकर जी। ठीक, देखिए कास्ट यानी कि जातिवाद, जातिवाद के लेखक कौन है? अम्बेडकर जी। हमारे चैप्टर का ही नाम है जातिवाद, तो जातिवाद के लेखक है अम्बेडकर जी, तो इसलिए एनाहिलेशन ऑफ कास्ट के भी लेखक कौन हो जाएगा? अम्बेडकर जी। ठीक, कास्ट का भी भाषण किसने दिए हो गए? अम्बेडकर जी कास्ट के बारे में भाषण दिए। ठीक, तो समझ गए द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का भाषण किसने दिया, या फिर लेखक भी पूछा द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो अम्बेडकर जी। ठीक, क्योंकि इन्होंने भाषण दिया था। तो समझ गए कास्ट, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, अंतिम में कास्ट आ रहा है ना, तो कास्ट यानी कि जातिवाद, तो जातिवाद के लेखक कौन है? अम्बेडकर जी है। तो कास्ट के बारे में किसने भाषण दिया होगा? तो अम्बेडकर जी ने दिया होगा। ठीक, अब देखिए इसी का जो द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट है, इसी में से हमारा लिया गया है श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो हमारा चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में से ही लिया गया है, इसी में से लिया गया है। द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में से लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है? द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ठीक, अब आगे देखिए इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक, ललई सिंह यादव ने इसका अनुवाद किया था। ठीक, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में देखिए नाम से पता चल रहा है द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी अंग्रेजी भाषा में है, तो इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया था ललई सिंह यादव ने। इसको कैसे याद रखेंगे? तो आप याद रखेंगे इनकी हिंदी भाषा में अनुवाद। देखिए एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था? देखिए अंतिम में क्या है? कास्ट, कास्ट यानी कि जातिवाद, कास्ट यानी कि जाति होता है, तो जाति यानी कि कोई जाति होगा, उसके अंत में कोई जात का नाम होगा। जैसे यादव क्या एक जाति है, तो यादव जाति का अंत में नाम लिखा हुआ है, तो यादव जाति का मोस्ट प्रोपरर कौन है? तो खेसारी लाल यादव था, याद रखिएगा। द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव, खाली खेसारी, देखिए खेसारी लाल यादव, तो खेसारी हटा दीजिएगा तो लाल यादव यानी ललई यादव, लाल यादव यानी ललई यादव। ठीक, समझ गए? देखिए फिर से समझिए अंतिम क्या? द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट यानी कि जातिवाद, जातिवाद का लेखक कौन जाएगा? यानी कि इसके लेखक कौन होंगे? अम्बेडकर जी। फिर इसका अनुवाद किसने किया होगा? तो अनुवाद यानी कि अंतिम में कास्ट आ रहा है, तो जिसके अंत में कास्ट आता होगा तो कास्ट। देखिए तो कास्ट, कास्ट, तो यहाँ कास्ट किसका नाम में आ रहा है? यादव आ रहा है, ललई सिंह यादव के नाम में क्या आ रहा है? यादव, यादव यानी कि यादव क्या हुआ? कास्ट, यादव कास्ट का विख्यात कौन है? सबसे बड़े मोस्ट पॉपुलर कौन है? तो खेसारी लाल यादव है, तो खेसारी हटा देगा तो लाल यादव यानी कि ललई यादव, खेसारी लाल। समझ गए? द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया? खेसारी लाल यादव, खेसारी हटा दीजिएगा लाल यादव, ललई यादव। ठीक, इसे आप याद रख सकते हैं। समझ गए? द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट लाहौर में भाषण दिए थे 1936 में, विख्यात भाषण है इनका। यहाँ इसी में से लिया गया हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक, और इसका भाषण किसने दिया? था अम्बेडकर जी ने। इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया लाल यादव, ललई यादव। ठीक, लाल यादव, खेसारी लाल यादव से ललई यादव, खेसारी हटा दीजिएगा तो लाल यादव, ललई यादव। ठीक, अब इनकी प्रसिद्ध रचना देखिए, इनकी प्रसिद्ध रचना है हु आर दे, हु आर सुधराज, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया था। ठीक, इसे कैसे याद रखेंगे? अब देखिए जहाँ भी हु आर देखेगा ना, समझिए को भीमराव अम्बेडकर जी का रचना है। हु आर, हु आर, हु आर, देखिए यहाँ हु आर दे है तो हु आर, जहाँ भी हु आर देखते हैं हु आर दिखा, जहाँ भी दिखेगा ना समझिए वो अम्बेडकर जी का है। तो हु आर दे, हु आर सुधराज, जहाँ भी हु आर दिख रहा है ना, हु आर, हु आर, हु आर, हु आर, जहाँ भी दिखेगा ना अम्बेडकर जी का रचना है। ठीक, याद रखेगा हु आर किसकी रचना है? अम्बेडकर जी का। और फिर देखिए द अनटचेबल, अगला है द अनटचेबल। तब समझिए अनटचेबल, अनटचेबल का मतलब क्या हुआ? छुआछूत। छुआछूत किसके साथ हुआ था? तो अम्बेडकर जी के साथ हुआ था। जातिवाद, छुआछूत किसके साथ हुआ था? अम्बेडकर जी के साथ हुआ था, इसलिए अनटचेबल का लेखक कौन हो जाएगा? अम्बेडकर जी। द कास्ट इन इंडिया यानी कि भारत में कास्ट, तो कास्ट यानी कि जातिवाद, जातिवाद का लेखक कौन है? अम्बेडकर जी। तो अम्बेडकर जी हो जाएगा द कास्ट इन इंडिया के लेखक। ठीक, तो इनकी प्रमुख रचना याद रखिएगा, जहाँ भी हुआ देखेगा अम्बेडकर जी होगा। हुआ, अम्बेडकर जी का नाम ही याद रखिएगा, हुआ, इनकी रचना याद करना तो हुआ। देखिए मान लिया जाके दे दिया कि द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? तो आप सोचिए द कास्ट इन इंडिया, तक देखिए कास्ट है, कास्ट यानी कि जातिवाद, जातिवाद के लेखक कौन है? अम्बेडकर जी। तो कास्ट इन इंडिया का लेखक कौन हो जाएगा? अम्बेडकर जी। मान लिया जाए ये दे दिया द अनटचेबल के लेखक कौन है? तो अनटचेबल मतलब कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत। तो छुआछूत किसके साथ हुआ था? तो अम्बेडकर जी के साथ हुआ था। तो छुआछूत के लेखक कौन हो जाएगा? अम्बेडकर जी। फिर है मान लिया जाए हु आर दे दिया या हु आर सुधराज दे दिया, तो देखिएगा हु आर बताए थे भैया कि हु आर, जहाँ भी हु आर देखेगा अम्बेडकर जी को मारिएगा। ठीक, तो अम्बेडकर जी हु आर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब अगला है इनकी मौत, यानी कि मौत यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ निधन लिखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे
मौत नहीं, निधन, ठीक, निधन। इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 1956 में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, व्यक्ति 19 साल की उम्र में तो ठीक था, 19 साल की उम्र में तो व्यक्ति ठीक ठाक थे, ठीक। भीम रहता है, बलशाली रहता है, यानी कि भीम रहता है। 19 साल की उम्र में तो व्यक्ति भीम रहता है, 19 साल की उम्र में तो भीम रहता है। लेकिन जैसे वो 56 साल का होता है, 56-60 साल का होता है, क्या होता है? 56 साल के शरीर में कमजोरी आ जाता है, मतलब कि अब मरे जिए के स्टेज पर आ जाते हैं, यानी लास्ट स्टेज पर आ जाते हैं, यानी कि मरे जिए के स्टेज पर आ जाते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब व्यक्ति 19 साल का होता है तो क्या रहता है? भीम रहता है, बलशाली रहता है। लेकिन जैसे 56 साल का होता है उसका सारा भीम निकल जाता है। 56 साल में मतलब वो भीम नहीं रहते हैं, उनका सारा काबू निकल जाता है, उनके पास काबू ही नहीं रहता। 56 साल की उम्र में क्या बुढ़ाती आ जाता है, यानी कि मारे बच्चे हो जाते हैं, इसलिए उनका मृत्यु कब होता है? तो 1956 में, ठीक। भीम यानी कि 19 साल की उम्र में बलशाली होंगे, भीम होंगे, लेकिन 56 साल की उम्र में क्या उनके पास काबू नहीं रहता है, उनके पास सारा शरीर में से पूरा काबू निकल जाता है, यानी कि 56 साल की उम्र में क्या होता है? मरे बच्चे हो जाते हैं, इसलिए 1956 में से क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक। तो समझ गए, अम्बेडकर जी का निधन कब हुआ था? तो 1956 में, ठीक। कहाँ हुआ था? दिल्ली में, ठीक, याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। अब क्या कीजिएगा ना, जो हम ट्रिक बताए हैं इसको एक नोट में नोट कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप एग्जाम देने जाएँ तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, ठीक। या फिर अभी आपको ट्रिक याद हो गया होगा तो आप इसका ऑब्जेक्टिव जाकर लगा लीजिए, लेखक परिचय का ऑब्जेक्टिव, या फिर अगले सेक्शन में हम आपको लेखक परिचय का पूरा ऑब्जेक्टिव लगवा देंगे, ठीक। पूरा ऑब्जेक्टिव बता देंगे कि लेखक परिचय का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या क्या आता है लेखक परिचय में से, आपको उसमें भी आपको ट्रिक को रिवाइज करा देगा, ठीक। तो मिलते हैं आपसे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए